नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका रिमकर और आप सबका स्वागत है नाटक रेडियो पर। आज मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ अंजू शर्मा की लिखी कहानी छत वाला कमरा और इश्क वाला लव। ये कमबख्त मन भी ना, कोई किताब होती तो झट से बंद कर रख देती शेल्फ पर मन तो मन है, नहीं होना बंद, नहीं टंगना शेल्फ पर। तो क्या चाहिए इसे, अब कहाँ की सैर पर निकलना चाहता है। कभी कभी काम में डूबे रहने के बाद आंखें आराम मांगती है, पर सोने जाओ तो निद्रालोक के द्वार पर बड़ा सा ताला टंगा मिलता है। ऐसी ही एक रात यूं ही अनमने ही नैना ने फेसबुक पर लॉगिन किया। रात का 1 बज चुका था। घर वालों के साथ घर भी नींद के आगोश में डूब चुका है, पर ये दिल है कि मांगे मोर। चैटिंग, उफ, बोरिंग। तो बस यूं ही कीबोर्ड पर खेलते होम पर कुछ खास लगा नहीं नैना को, जो मन को राहत मिलने का सबब बनता। काफ़ी दिन से मित्र बनने के लिए ढेरों रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करने के लिए क्लिक किया। दूसरे ही नंबर पर एक नाम से नैना की अर्धसुप्त चेतना को हल्का सा झटका लगा। सांसों के स्पंदन ने इस एक झटके के बाद गति पकड़ ली और तब भी जैसे कमरे में कहीं से इलायची की भीनी भीनी महक घुलते हुए हौले से उसे छूकर गुजर गई। अनुराग मिश्रा, वो लगभग चीख उठी। धत पगली, पर अनुराग मिश्रा तो जाने कितने होंगे। दिल की धड़कनें चलते चलते अनायास सी मानो ट्रेडमिल पर सवार थी। नैना कुछ पल रुकी और फिर दिल थाम कर उसने प्रोफाइल पिक पर क्लिक कर दिया। पिक में एक दीवार से टेक लगाकर खड़े सुदर्शन पुरुष की पूरी फोटो थी। धाड़ धाड़ बजती धड़कनों के बीच कांपते हाथों से जूम किया तो लगा दिल उछलकर हलक में फंस गया हो। फैले हुए पिक्सल के बावजूद ये वही था, वही माने अन्नू यानी अनुराग मिश्रा। वही बेहतरीन दाढ़ी मूछ से झांकती चमकीली भूरी आंखें, जो सदा से जाने किस तलाश में थी और जो जाने एक वक्त में कितनी बातें कह जाने में माहिर थी। वहीं निकोटीन की परत चढ़े पतले और खामोश आलसी निठल्ले होंठ, जो बोलने का काम आंखों को सौंपकर अक्सर निश्चित हो जाते थे। शायद अब भी उनके पीछे एक इलायची दबी होगी, जिसे सिगरेट की बू को धोखे से पीछे धकेलने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा। गोरा रंग वक्त की सिलवटों में कुछ दब सा गया था। बाल पहले जैसे घने तो नहीं थे, पर थे उतने ही काले और चमकदार। अजीब बात थी, दाढ़ी में चांदी यहाँ वहां से चमक कर उम्र के सरक गए 1.5 दशकों की चुगली कर रही थी। कंधे कुछ झुक से गए थे, अलबत्ता इखरा जिस्म अब भी उम्र के दबाव में आने से साफ इनकार करता मालूम होता था। तस्वीर को निहारती नैना जैसे जड़ हो गई थी। उसे लगा उसके पांव जैसे बीते समय में लौटती टाइम मशीन पर बांध दिए गए थे। अगले कुछ पलों में दशकों का फासला यूं तय हुआ मानो ये कभी था ही नहीं। बीता समय धुंध के एक बादल में बदल गया, जिसे चीरते हुए टाइम मशीन अब भी वही थी, उसी छत वाले कमरे में जहां 15 साल पहले नैना थी। वे 2 घर थे, पर 2 जैसे थे ही नहीं। उन्हें अलग करने की शायद कोशिशें ही नहीं हुई कभी, और इतिहास गवाह है कि शायद होती तो कामयाब ही नहीं होती। उन्हें खून के रिश्ते या जात बिरादरी ने नहीं, खालिस दुनियावी दिल से जुड़े संबंधों ने जोड़ा हुआ था, जिसकी तस्दीक करता था साझा आंगन और छतों को जोड़ता वो रास्ता जो मुंडेर के ऐन बीचों बीच बना था, और वहीं छत पर बना था वो कमरा जो युवा पीढ़ियों का साझा कमरा था। 3 पीढ़ियां एक दूसरे से दोस्ती के धागे में बंधी हर नई पीढ़ी को विरासत में ये संबंध सौंप देती थी। चौथी पीढ़ी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जब सिंह फैमिली के बड़े बेटे के यहाँ बेटा आदित्य जन्मा। दोनों घर जश्न के माहौल में डूब गए। नैना दुबे परिवार की तीसरी पीढ़ी से थी। बिन माँ बाप की बच्ची
कब सिंह फैमिली के अपने से बड़े बेटों को माँ पुकारते देख उनकी माँ को माँ कहने लगी, उसे याद नहीं। फिर होश संभालने पर भी कोई और संबोधन जचा ही नहीं। तो अब उनकी माँ उसकी माँ थी और बाऊजी उसके बाऊजी। माँ दूध पीती बच्ची को छोड़ इस दुनिया से रुखसत हो गई। पता नहीं पिता के जाने के बाद रुखसती ने माँ को चुना या माँ ने रुखसती को, पर नैना अकेली रह गई। निस्संतान चाची ने माँ बनकर उसे सीने से लगा जरूर लिया था, पर अकेलापन तो उसे विरासत में मिला था, और यही अकेलापन उसे किताबों की दुनिया में ले गया। उसका किताबी कीड़ा होना अक्सर दूसरों के लिए कौतूहल का विषय था। देवेंद्र भैया सिंह परिवार के सबसे छोटे बेटे अक्सर नैना को चिढ़ाते, नैना खाए बिना रह जाएगी, पर किताबों में इसकी जान बसती है। अलग किया सो नैना खलास। देवेंद्र भैया के दोस्त तो स्कूल के समय से अक्सर घर आते थे। नैना सबको जानती थी, पर उसका संकोची स्वभाव कारण रहा होगा कि कभी किसी से कोई बात नहीं होती थी। शब्द उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते, पर मौका कम ही पाते। चुप्पी का दुशाला ओढ़े अपनी ही दुनिया में मगन रहती नैना। घर में होने वाली जन्मदिन या दीगर मौकों की पार्टियों में नैना अक्सर भाभी का हाथ बटाती। अभी नैना स्कूल में ही थी कि देवेंद्र भैया कॉलेज पहुंच गए थे। छत का कमरा अब नए चेहरों से गुलजार होने लगा था। आदित्य की बर्थडे पार्टी में एक ऐसे ही चेहरे को खामोश निर्विकार कोने में बैठा पाया था नैना ने। कोल्ड ड्रिंक सर्व करते समय नजरें मिली। इलायची की अजीब सी महक ने उसे गिरफ्त में ले लिया। तो जाने क्यों नैना को लगा जैसे ये खामोशी एक दिखावा है, या शायद उन आंखों में चलते सुनामी पर पड़ा एक पर्दा। यह अन्नू था, अनुराग मिश्रा, देवेंद्र भैया का जिगरी यार। साल कुछ इसी तरह गुजर गया। अन्य दोस्तों के साथ अन्नू कई बार देर रात घर आता और रात को रुकता। ऐसी ही एक रात देवेंद्र भैया ने नैना से कोई किताब या मैगजीन देने को कहा। नैना को मकसीम गोरकी की कहानियों की किताब जब अगले ही दिन छत वाले कमरे की शेल्फ पर मिली तो कई पेज मुड़े हुए थे। अचरज तो ये था कि वे सभी नैना की भी प्रिय कहानियां थी। फिर ऐसा आए दिन होने लगा। किताब जब पढ़ ली जाती तो नैना को शेल्फ पर रखी मिलती। साथ ही कई बार कई पत्रिकाएं और साहित्यिक गैर साहित्यिक किताबें भी वहां मिलती, जो नैना बिन कुछ कहे उठा ले जाती। मुड़े हुए पन्ने अपने पढ़े जाने की तजवीज़ होते, जिसे नैना ज़रूर पूरा करती। वो अब अक्सर हर 2-3 दिन में आता रहता था। बेहतरीन दाढ़ी के बीच परेशान चेहरा व तंबाकू और उसकी गंध छुपाने के लिए चबाई इलायची की गंध उस कमरे का स्थायी तत्व बन गई थी। एक रात नैना अपनी डायरी थामे फोल्डिंग पर लेटी चांद को निहार रही थी कि छत के कमरे से आती आवाज़ों ने उसका ध्यान तोड़ दिया। चुप रहने वाले अन्नू की आवाज़ें कमरे की दहलीज पार कर नैना तक पहुंचती उसे विस्मय से भर रही थी। अगले दिन बिन पूछे ही भाभी ने बताया, अन्नू के पिता को उसका आंदोलनों में भाग लेना और पढ़ाई को बैक सीट पर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि बड़े भाई की तरह अन्नू भी पढ़ाई पूरी करे और उनके यहाँ वहाँ फैले बिजनेस में हाथ बटाए, पर अन्नू तो जैसे किसी और मिट्टी का ही बना है। उसे पिता की शानो शौकत, बिजनेस और ऐशो आराम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे ना तो वो छोटा शहर रास आता, ना ही पिता का हिटलरी फरमान। उस बड़े से हवेली नुमा घर में उसका दम घुटता था। एक तकरार से जैसे ताबूत में आखिरी कील ठुकी और वो पढ़ाई के बहाने दिल्ली आ गया। माँ और बहन न होती तो वो कभी उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाता। दिन भर संगठन के कामों में और आंदोलनों में अपने को झोंके रखता और 3/4 रात सिगरेट फूंकते हुए किताबों के काले हरफों के सहारे काट देता। उस रात भी माँ और दीदी उसे लौटा लेने आए थे। वहीं किसी दोस्त के घर पर टिके थे कि देवेंद्र भैया का पता मिला, पर अन्नू ने अपनी आज़ादी को कसकर मुट्ठी में थामते हुए जाने से साफ इनकार कर दिया।
अगले कई दिन छत का कमरा बेहद खामोशी से दिन को रात और रात को दिन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते देख रहा था। 3 दिन बाद जब अनु शाम को लौटा तो नैना कमरे में ही थी। नैना लौटने लगी तो देखा उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। द कैपिटल और चरित्रहीन शेल्फ पर रखते हुए उसने बाहर जाती नैना को पुकारा। इलायची की महक के पुल पर तैरते कुछ शब्दों ने नैना को छुआ। इन्हें जरूर पढ़ना, तुम्हें पसंद आएंगी। 2 साल में अबोला टूटा था। नैना जैसे सिर से पांव तक सिहर उठी और सिककर हिलाते हुए तेजी से सीढ़ियां उतर गई। ना अन्नू वापस अपने घर लौटा और ना ही लौटने को तैयार था। अलबत्ता उसके बाद वो माँ और बहन से संपर्क में जरूर रहने लगा। कॉलेज खत्म होने को था, पर वो दिल्ली से जोड़े रखने वाले इस बहाने को खोना नहीं चाहता था। नैना भी अपने कॉलेज और दूसरे कोर्सेस में इतनी व्यस्त थी कि लाइब्रेरी जाने का समय ही नहीं मिलता था, पर शेल्फ पर मिलने वाली किताबें उसकी कमी महसूस ही नहीं होने देती थी। रविवार की एक दोपहर किसी फिल्म को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। देवेन भैया अनिल कपूर की कोई फिल्म देखना चाहते थे और अनु का मन था कुछ क्लासिक देखने का। नैना ऊपर रस्सी पर सूखते कपड़े उतारते हुए बोली, प्रिया पर सेंट ऑफ अ वुमन क्यों नहीं देख लेते आप लोग? फिर क्या था, अन्नू अड़ गया। अल पसीनो उसे भी बेहद पसंद थे और उस शाम दोनों को सेंट ऑफ अ वुमन ही देखनी पड़ी। अगली शाम इलायची की महक पर तैरता एक विनम्र सा शुक्रिया नैना को भला सा लगा। उन दिनों अक्सर लाइट चली जाती थी और रात को सिंह फैमिली की विशाल छत पर महफिलें जमने लगी। हर उम्र वर्ग की अलग बैठक, अलग बातें, किस्से कहानियों और पकवानों की रेसिपी से लेकर मोहल्ले भर की गॉसिप। इन सब से अलग अनु और नैना की बातें फिल्मों और किताबों से केंद्रित रहती। दोनों की रुचियां एक थी और किताबों और फिल्मों को लेकर एक जैसी पसंद इस बातचीत को इतना रोचक बना देती थी कि लाइट का चले जाना अब छत की उन बैठकों के लिए जैसे जरूरी ही नहीं था। इसी बीच देवेन भैया ऊब कर सो जाते थे और वे दोनों अपनी अपनी पसंद की फिल्मों और किताबों के नामों का उल्लेख करते रहते। किसने कितनी किताबें पढ़ीं और किस फिल्म में क्या खास था, जैसे बताने की होड़ लगी रहती। अनु नैना की पसंद पूछकर फिल्में देखता या फिर नैना को सजेस्ट करता कि कौन सी अच्छी फिल्म लगी है। एक रात संगीत की महफिल में देवेन भैया ने गाया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अनु और नैना ने डुएट गाया, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। कभी कभी संडे को छत वाले कमरे में सभी मित्रों की मीटिंग होती। मुक्तिबोध और बाबा नागार्जुन के कविता पोस्टर, बैनर तैयार होते। बिन कहे ही नैना या तो उनके साथ काम में जुट जाती या फिर उन्हें चाय नाश्ता सर्व करती और हर तरह से मदद करती। नैना उन दिनों बहुत खुश रहने लगी थी। उदासी का स्थायी भाव उसके चेहरे से दूर होने लगा था। उसके आंखों की गुलाबी डोरे, खिली रंगत और हर समय रहने वाली मुस्कान किसी से छिपे कहाँ थे। चांद की मुलाकातों के साथ साथ लाल डायरी के रंगे पन्नों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। चुप चुप नैना का मन किन गलियारों में भटकता कोई नहीं जानता था। उसे कविता लिखते सबसे पहले भाभी ने ही देखा था। शुरू में नैना की चाची को लगता वो नौकरी से बेहद खुश है और अपने करियर को लेकर उलझी उलझनों के सिरे सुलझने का असर है, पर भाभी को कुछ और ही लगता था। धीरे धीरे इस कुछ और में यहाँ से माँ और उधर से नैना की चाची भी शामिल हो गई। भाभी अक्सर नैना को छेड़ती और नैना शर्माकर सिर झुका लेती थी। इधर अन्नू की आंखें भी अब बेचैनी पीछे छोड़ चुकी थी। वो अब अक्सर कोई रोमांटिक डुएट गुनगुनाते हुए देवेन को गुदगुदा देता। दोनों ने मिलकर नया बिजनेस शुरू किया था। देवेन हैरान था कि पुश्तैनी काम धंधे से दूर भागने वाला अन्नू अपने काम को लेकर बेहद संजीदा और उत्साहित था। न अब संगठन की सूध थी और न ही आंदोलनों की।
अब तो बस दिल्ली में पैर जमा लेने की जुगाड़ में दिन रात बीत रहे थे। कुछ हासिल कर लेने का जुनून उसे घेरने लगा था। सिंह परिवार में उसका बसेरा अब स्थायी हो गया था। उसने पीजी भी छोड़ दिया था। नैना से उसकी दोस्ती बरकरार थी और किताबों और म्यूजिक कैसेट्स की अदला बदली भी बादस्तूर जारी थी। कभी कभी दोनों छत पर मन की बतियाया करते। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, पर ये दोनों कहाँ सोचते थे। एक दिन अन्नू की माँ और दीदी फिर आए। इस बार दीदी की शादी थी। 2 दिन अन्नू ने माँ और दीदी को ढेर सारी शॉपिंग कराई। दूसरे दिन नैना भी साथ थी। अन्नू को कहाँ मालूम था कि दीदी की ज़रूरतों का सामान कहाँ से अच्छा और सस्ता मिलेगा। ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, ब्यूटीफुल ना। देखिए ना दीदी, ये कंगन का सेट तो आप पर खूब जचेगा। इस बैग का कलर और डिज़ाइन कितना यूनिक है, और ये चप्पलें खूब टिकाऊ हैं। पूरा दिन चांदनी चौक और करोल बाग में बीता और शॉपिंग बैग्स के बढ़ने के साथ साथ माँ को अन्नू की बदली रंगत का फॉर्मूला मिल गया था। दोस्तों, आज का वक्त यहीं ख़त्म होता है। कहानी अब भी बाकी है। बचा हुआ और दूसरा हिस्सा सुनने के लिए अगले हफ्ते हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। मेरा नाम है प्रियंका निमकर और आप सुन रहे हैं नाटक रेडियो। धन्यवाद।